नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 47 आज आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर 2500 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 2 और लेवल 1 के लिए बेहद ही उपयोगी है साथियों। और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा आपके जनवरी 2023 में, उसके लिए भी ये शिक्षण विधियों का जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2500 प्रश्न टोटल यहाँ पर करवाए जा रहे हैं और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि यदि आप 2500 प्रश्नों को हल करते हो तो शिक्षण विधियाँ आप चुटकियों में हल कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके पहले के 46 टेस्ट अटेंड करने के लिए आप जो यहाँ पर मैंने एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगा रखी है उस पर टच करके निःशुल्क ये 46 टेस्ट अटेंड कर सकते हो। साथियों, पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु मार्गदर्शन देने वाला संस्था है। यूनेस्को, SIERT, DIET, NCERT। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है राज्य स्तर पर। अगर हम बात करें तो यूनेस्को तो इसका संबंध ही नहीं है कहीं से कहीं तक। जो NCERT है ये राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन देने वाली संस्था है साथियों। और जो SIERT है ये राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु मार्गदर्शन देने वाली संस्था है। जो DIET है साथियों ये जिला स्तर पर मार्गदर्शन देने वाली संस्था है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जिसको डाइट कहते हैं साथियों, स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने, शिक्षा आयोग 1964-66 जो कोठारी शिक्षा आयोग है उसने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो आपके प्रश्न संख्या 2 में जो सही उत्तर है कोई नहीं वाला उत्तर नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है इसके द्वारा ही साथियों जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट होती है इनको स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढांचा किसने तैयार किया था? ACTE ने, SIERT ने, NCERT ने, और आचार्य राममूर्ति समिति ने। तो प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा है इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, साथियों राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मतलब संपूर्ण देश की बात की जा रही है और संपूर्ण देश के लिए यहाँ पर NCERT के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढांचा तैयार किया गया था। तो तीसरे प्रश्न में भी तीसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? स्वीट महोदय ने, गुने ने, स्पर्श महोदय ने, और वांद्रिय ने। तो साथियों यहाँ पर भाषा से संबंधित ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण करना, खुद के विचारों का प्रकटीकरण करना ही भाषा कहलाती है। तो ये परिभाषा स्वीट महोदय के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? स्वीट महोदय के द्वारा। चौथे प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है छात्र की प्रगति जानना, छात्र वर्गीकरण, पाठ्यक्रम परिवर्तन, और इनमें से सभी। तो साथियों मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। यहाँ पांचवें प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, इनमें से सभी। यहाँ पर मूल्यांकन के उद्देश्यों में सम्मिलित होते हैं। छात्र की प्रगति भी जान सकते हैं, पाठ्यक्रम परिवर्तन इसके माध्यम से कर सकते हैं, छात्र वर्गीकरण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी वाला चौथा विकल्प पांचवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो छठा प्रश्न देख लेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति नहीं अभिवृत्ति लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से अभिवृत्ति हुआ, अभिवृत्ति लिखा था साथियों। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही है? और परिपक्वता चौथा विकल्प। देखो अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम,
अधिगम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारी संकल्पनाएं स्पष्ट होती है, हमारी जो अभिवृत्ति, हमारा जो दृष्टिकोण होता है उसमें चेंजेस आता है। लेकिन साथियों, परिपक्वता अधिगम के कारण नहीं आती है, बल्कि परिपक्वता तो ऑटोमेटिक आती है, अधिगम के कारण नहीं आती है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 6 में सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। तो आपके 7वां प्रश्न है, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है? सक्रिय सहानुभूति का, निष्क्रिय सहानुभूति का, व्यक्तिगत सहानुभूति का, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दुखी है, अब आपने सहानुभूति पूर्वक उसको 2 शब्द बोल दिए। तो ये जो सहानुभूति आपने प्रकट की है, ये किस प्रकार की सहानुभूति है साथियों? व्यक्तिगत, सक्रिय या निष्क्रिय? तो इसका प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा उपरोक्त जो सहानुभूति है ये निष्क्रिय सहानुभूति है। क्यों? क्योंकि सक्रिय सहानुभूति में क्या होता है, व्यक्ति सिर्फ 2 शब्द ही नहीं कहता है, बल्कि उसको दुख को दूर करने का प्रयास भी करता है। अतः सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो 8वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था होती है, छात्रों के लिए होती है, उद्देश्य के लिए होती है, पाठ्य पुस्तक के लिए होती है, और एक विकल्प नीचे है शिक्षण के लिए होती है। तो देखो यहाँ पर जो शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था है, छात्रों के लिए, उद्देश्य के लिए, पाठ्य पुस्तक के लिए, और चौथा विकल्प यही बता देता हूँ शिक्षण के लिए। तो साथियों, प्रश्न संख्या 8 में जो सही उत्तर है, शिक्षण प्रक्रिया पाठ्य पुस्तक शिक्षण या उद्देश्य के लिए नहीं होती है, बल्कि छात्रों के लिए होती है। क्योंकि शिक्षण किसको कराते हैं? छात्रों को कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आ सके। इसलिए विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 9, जिस शिक्षण विधि पर गांधी जी द्वारा बल दिया गया था वह शिक्षण विधि है अनुभव द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, एवं ब दोनों, और इनमें से सभी। तो देखो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है, जिस शिक्षण विधि पर गांधी जी के द्वारा बल दिया गया था, तो गांधी जी की जो शिक्षा थी वो थी बुनियादी शिक्षा। कौन सी शिक्षा दी थी इन्होंने? बुनियादी या बेसिक शिक्षा का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इस विधि में बालक अनुभव और क्रिया के माध्यम से सीखता है। मतलब यहाँ पर आपके जो तीसरा विकल्प है साथियों, व दोनों, ये ही आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 9 में। तो 9वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो आपके 10वां प्रश्न है आपके, पठन सीखने का आशय छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करने से है कि वे पठन सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकते हैं, वे पठन सामग्री का शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन कर सके, वे पाठ्य सामग्री को पढ़ सके, और वे पाठ्य सामग्री का सस्वर उच्चारण कर सके। तो यहाँ पर पठन मतलब पढ़ने से लिया जाता है। तो पढ़ने का सही अर्थ जिस विकल्प में दे रखा है उस विकल्प का चुनाव कीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 10 में राइट आंसर देख लेते हैं। देखो पठन का अर्थ किससे लिया जाता है? सिर्फ पढ़ना ही पठन नहीं कहलाता है, बल्कि पढ़ने के साथ साथ में क्या होना चाहिए? अर्थ ग्रहण भी होना चाहिए। अगर जो छात्र है वो पठन सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकते हैं तो मतलब पठन हो रहा है। इसलिए विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। बता दूं आपको, शिक्षण विधियों के साथ ही साइकोलॉजी के 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं, हिंदी के भी 100 टेस्ट है, आपके राजस्थान जीके की 100 क्लास है, और 100 ही टेस्ट राजस्थान जीके के भी है साथियों। राजस्थान जीके यहाँ पर ऑथेंटिक पुस्तकों में से आपको पढ़ाई जा रही है। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से अध्यापन कौशल में सम्मिलित नहीं है? लेखन कौशल सम्मिलित नहीं है, प्रश्न कौशल सम्मिलित नहीं है, पाठो स्थापना कौशल सम्मिलित नहीं है, या श्यामपट्ट कौशल सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प यहाँ पर अध्यापन कौशलों के अंतर्गत नहीं आता है? साथियों, जो प्रश्न करने का कौशल है कि प्रश्न किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये भी अध्यापन कौशल में आएगा।
पाठो स्थापना कौशल भी आएगा और श्यामपट्ट कौशल भी यहाँ पर अध्यापन कौशलों में आ जाएगा। लेकिन जो लेखन कौशल है, लेखन कौशल यहाँ पर अध्यापन कौशलों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिए विकल्प नंबर आपका 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा, किसी प्रश्न में अगर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो साथियों किसी भी प्रश्न के लिए। तो चलिए 12वां प्रश्न देखो, आपके प्रश्न संख्या 12 क्या पूछ रहा है। प्राथमिक स्तर पर आपके अनुसार वाचन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास, शब्द भंडार की वृद्धि, विराम चिन्हों का ज्ञान और उचित आरोह अवरोह है। तो देखो, प्राथमिक स्तर पर पूछा है। प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 तक। साथियों, विराम चिन्हों का ज्ञान कक्षा 1 से 5 तक यहाँ पर वाचन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि विराम चिन्हों का ज्ञान थोड़ी ऊंची कक्षाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट, उचित आरोह अवरोह है, तो ये भी उच्च कक्षाओं में होता है। शब्द भंडार की वृद्धि भी उच्च कक्षाओं में होती है। मतलब यहाँ पर विकल्प नंबर जो 1 है, शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास, ये प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित है कि बालक जो शब्द बोलते हैं, जो शब्द पढ़ते हैं, उनका शुद्ध उच्चारण करे। साथियों, विकल्प 1 आपके 12वें प्रश्न में सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 है, पाठ योजना का निर्माण किस सूत्र के आधार पर किया जाता है। अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, कठिन से सरल की ओर और इनमें से सभी। तो 13वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ। जो पाठ योजना का हम निर्माण करते हैं वो किस सूत्र के आधार पर होता है। पहली चीज़ तो है कि पाठ योजना के प्रकार कितने होते हैं। तो पाठ योजना 4 प्रकार की होती है। एक आपके वार्षिक पाठ योजना होती है। वार्षिक पाठ योजना के अलावा एक आपके मासिक पाठ योजना होती है। मासिक पाठ योजना के अलावा एक आपके इकाई पाठ योजना, ठीक है, इकाई योजना होती है। और एक आपके दैनिक पाठ योजना होती है। साथियों, तो ये जो चारों ही पाठ योजना के प्रकार है, ये चारों ही पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है, कि कौन सा शिक्षण सूत्र, पूर्ण से अंश की ओर, इस शिक्षण सूत्र पर ये चारों ही दैनिक पाठ योजना आधारित होती है। विकल्प नंबर 2 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं साथियों। तो प्रश्न नंबर 14 है, मेले तमाशे शिक्षण क्या है। दृश्य साधन है, सामुदायिक साधन है, व्यक्तिगत साधन है या श्रव्य साधन है। तो देखो, मेले और तमाशे यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या होती है, तो ये व्यक्तिगत साधन तो नहीं है। ये अब श्रव्य साधन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम कंफ्यूज होंगे विकल्प 1 में और 2 में। दृश्य साधन या सामुदायिक साधन, किसको सही करोगे प्रश्न संख्या 14 में। तो साथियों, जो मेले और तमाशे होते हैं, इसमें हमें सिर्फ दिखाई ही नहीं देता है, बल्कि तमाशों में तो चीज़ों को सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये दृश्य साधन के अंतर्गत मुख्य रूप से नहीं आता है, बल्कि यहाँ पर अधिक संख्या में लोग होते हैं इनमें, तो इनको सामुदायिक साधनों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। साथियों, दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 में सही है। अच्छा, इस प्रश्न में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है हो सकता है दृश्य साधन पे जाए। आप अपने विचार बता सकते हो प्रश्न नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 15वां प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 15 है आपके, नेत्र के पर्यायवाची शब्द बनाओ। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। उक्त प्रश्न का मूल्यांकन किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य की, अर्थग्रहण उद्देश्य की, बोलकर अभिव्यक्ति उद्देश्य की और अभिरुचि की। तो यहाँ पर अध्यापक ने सीधा ही पूछ लिया कि भाई नेत्र के पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तो हम क्या कहेंगे, नेत्र को आँख भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। तो ये अर्थग्रहण नहीं हो रहा है, ना ही साथियों अभिरुचि या बोलकर अभिव्यक्ति हो रहा है, बल्कि यह हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य का मूल्यांकन हो रहा है कि आपको उस चीज़ का ज्ञान है या नहीं है। तो विकल्प 1 आपके 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनमें से प्रश्न कम बनाने पड़ते हैं, इनमें छात्रों को कम लिखना पड़ता है, इसमें अधिक वस्तुनिष्ठता होती है और इसमें अभिव्यक्ति के लिए अधिक अवसर मिलते हैं। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सबसे बड़ा गुण बताना है कि क्या है सबसे बड़ा गुण वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनका।
तो 16वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, कौन सा विकल्प सही है। क्या कम प्रश्न बनाने पड़ते हैं? जी नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या तो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर यह आपका आंसर नहीं है। कम लिखना पड़ता है, हो सकता है, बट ये कोई गुण थोड़ी है कि कम लिखना पड़ता है। इसमें अधिक वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। बिल्कुल सही आंसर है साथियों कि इसमें जो उत्तर होता है वो निश्चित होता है। बाकी चौथा विकल्प कह रहा है कि अभिव्यक्ति के लिए अधिक अवसर मिलता है, तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि अभिव्यक्ति के अधिक अवसर हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से नहीं मिलते हैं, बल्कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उन निबंधात्मक प्रश्नों में हमें अभिव्यक्ति के अधिक अवसर मिलते हैं। तो विकल्प जो 3 है यही आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। सीसीटीवी को कहा जाता है खुला परिपथ दूरदर्शन, बंद परिपथ दूरदर्शन, उपग्रह दूरदर्शन और इनमें से सभी को। तो सीसीटीवी इनमें से किसको कहा जाएगा साथियों? क्या कहा जाएगा सीसीटीवी को? खुला परिपथ या बंद परिपथ? तो राइट आंसर है आपके सीसीटीवी को बंद परिपथ दूरदर्शन के नाम से जाना जाता है। 17वें प्रश्न में आपके जो सेकंड विकल्प है सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे। 17वें में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प। 18वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 18। भारत में कॉमन स्कूल सिस्टम के संप्रत्यय का जनक किसको माना जाता है? कोठारी आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, विश्वविद्यालय आयोग को और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प वापिस हटा देते हैं। देखो, जो कॉमन स्कूल सिस्टम है साथियों, इसके संप्रत्यय का जनक भारत में कोठारी आयोग 1964-66 को माना जाता है। किसको? कोठारी आयोग 1964-66 को। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 19। वे मूल्य जिनसे व्यक्ति को किसी रसानुभूति का अनुभव होता है कहलाते हैं सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। 19वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। जिन मूल्यों से व्यक्ति में रसानुभूति का गुण होता है उनको आध्यात्मिक मूल्य या सामाजिक मूल्य या आर्थिक मूल्य नहीं कहा जाएगा, बल्कि उन मूल्यों को सौंदर्यात्मक मूल्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो 20वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है गृह कार्य करने हेतु, पुनरावृत्ति करने हेतु, सुदृढ़ीकरण करने हेतु और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 20 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। साथियों, जो पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, छात्र उसमें से गृह कार्य भी कर सकते हैं, पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं, और जो पढ़ा है उसको सुदृढ़ीकरण भी उसका किया जा सकता है। मतलब उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो प्रश्न संख्या 21 है आपके 1976 के संवैधानिक संशोधन के अनुसार शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची में। साथियों, 1976 का जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके अनुसार आपको बताना है 21वें प्रश्न में सही उत्तर। तो देखो, शिक्षा को 1976 के संवैधानिक संशोधन के अनुसार समवर्ती सूची में रखा गया है। किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर केंद्र और राज्य सूची दोनों को नियम बनाने का अधिकार हो साथियों, तो वो कहलाती है समवर्ती सूची। अतः शिक्षा को भी समवर्ती सूची में ही रखा गया है। विकल्प 3 आपके 21वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 22। संस्कृत भाषा में मौखिक परीक्षा में यह नहीं पूछना चाहिए श्लोक, व्याकरण के रूप, सूक्तियाँ और किसी विषय पर भाषण। तो देखो, यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग आंसर देना है साथियों। अब हम मौखिक परीक्षा संस्कृत में ले रहे हैं तो श्लोक पूछ सकते हैं क्योंकि संस्कृत में श्लोक चलते हैं, सूक्तियाँ पूछ सकते हैं क्योंकि सूक्तियाँ भी चलती है, व्याकरण के रूप भी संस्कृत में चलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप संस्कृत भाषा की मौखिक परीक्षा में पूछ सकते हो। लेकिन किसी विषय पर भाषण देना, यहाँ पर ये पूर्णतः संस्कृत से संबंधित
नहीं है, अतः हम कौन से विकल्प पर जाएंगे? चौथे विकल्प पर। किसी विषय पर भाषण देना संस्कृत भाषा में मौखिक परीक्षा में नहीं पूछना चाहिए। तो फोर्थ विकल्प 22 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वां प्रश्न देख लेते हैं आपके। 23वां प्रश्न, भाषा के आविर्भाव से समस्त मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, यह कथन किसका है? सीताराम चतुर्वेदी का, श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का और स्वीट का। तो प्रश्न नंबर 23 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा? साथियों 23वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। उपरोक्त जो कथन है सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है कि यदि भाषा की उत्पत्ति नहीं होती तो समस्त संसार कैसा हो जाता? गूंगों की विराट बस्ती के समान। लेकिन भाषा की उत्पत्ति होने से समस्त संसार किससे बच गया? गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। तो विकल्प 1 सीताराम चतुर्वेदी का ये कथन है। फर्स्ट विकल्प 23वें प्रश्न में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 24वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके 24वां प्रश्न है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसका है? बेल का, कांट का, मार्शल का और लोक का। तो 24वें प्रश्न में आपको गणित से संबंधित ये परिभाषा बतानी है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है साथियों। बताइए प्रश्न नंबर 24 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो चलिए सही आंसर देखते हैं 24वें प्रश्न का। यहाँ पर गणित के संबंध में ये जो परिभाषा कही गई है कि इससे मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, लोक ने कही है साथियों। किसने कही है? लोक ने कही है। 24वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। किसी प्रश्न में कमी नजर आती है तो अपने विचार जरूर बताइए साथियों कमेंट बॉक्स में। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ का यह मानना है कि किसी भी प्रकार की गणित औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है? बेल का, कांट का, हाइड हेड का और लोक का। तो प्रश्न संख्या 25 में कौन सा विकल्प आपके सही है साथियों? राइट आंसर देखते हैं आपके 25वें प्रश्न का। देखो यहाँ पर ये जो परिभाषा दी गई है या ये जो माना गया है 25वें प्रश्न में, ये हाइड हेड ने माना है साथियों। इनका मानना था कि गणित जो है औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यताओं का विकास है। तो तीसरा विकल्प आपके 25वें प्रश्न का सही उत्तर है। यह आपके पेपर नंबर 47 कंप्लीट होता है शिक्षण विधियों का। 53 टेस्ट आना और बाकी है साथियों शिक्षण विधियों के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।